क्वेश्चन आपके सामने है, देखें फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखें आप। पहले नंबर का प्रश्न है भौतिक एवं प्राकृतिक कारक, ठीक है, भौतिक एवं प्राकृतिक कारक यानी फिजिकल एंड नेचुरल फैक्टर्स किस प्रकार के पर्यावरण का प्रकार है? भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। भौतिक एवं प्राकृतिक, याद रखेंगे यहाँ पे दो फैक्टर्स को पूछा जा रहा है। यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं, भौतिक है और प्राकृतिक है। यदि हम भौतिक की बात करते हैं यानी कि फिजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जैसे हम लोग पर्यावरण की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं भौतिक स्वरूप है इसका। नेचर की जब बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं, तो प्रकृति भी जो है क्या है, उसी भौतिक पर्यावरण का जो है वो भाग होता है। किसका भाग होता है? भौतिक पर्यावरण का भाग होता है। तो भौतिक एवं प्राकृतिक कारण, याद रखेंगे भौतिक कारक भी पर्यावरण का भाग है, सॉरी प्राकृतिक कारण भी भौतिक पर्यावरण का भाग है, और भौतिक तो है ही, तो ये क्या होगा, इसका आंसर भौतिक पर्यावरण होगा। आप लोगों ने जो सी आंसर दिया है मुझे, आप लोगों ने जैविक पर्यावरण को भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। जैविक पर्यावरण क्या होता है? मानव द्वारा निर्मित, इसके अंतर्गत समाहित होता है। और जीवों का पर्यावरण भी इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जीवों की तो बात ही नहीं की, ठीक है ना, यहाँ पे मानव द्वारा निर्मित भी बात नहीं कर रहे, यहाँ पे जीव भी नहीं बोल रहे, हम तो यहाँ पे प्राकृतिक की बात कर रहे हैं और भौतिक की बात करते हैं। यानी कि प्रकृति के हिसाब से और भौतिकता के हिसाब से क्या है, जैसे पर्वत, पठार, नदियां भौतिक पर्यावरण का भाग है, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, झीलें हैं, ये क्या है, ये प्राकृतिक पर्यावरण का भाग है। तो इन दोनों को क्लब करके भौतिक पर्यावरण हमारा क्या होता है, निर्मित होता है। चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है पृथ्वी के चारों ओर एक गैसीय आवरण पाया जाता है, ठीक है, जो हमारे जीव मंडल का अनिवार्य भाग है। पृथ्वी के चारों ओर एक गैसीय आवरण पाया जाता है जो हमारे जीव मंडल का अनिवार्य भाग है। इसकी ऊंचाई पृथ्वी की सतह से, याद रखेंगे इसकी ऊंचाई हम पृथ्वी की सतह से ले रहे हैं। पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर तक होती है? 2000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर। पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों तरफ एक गैसीय आवरण है। क्या है? एक गैसीय जो है आवरण पाया जाता है जो हमारे जीव मंडल, याद रखेंगे, जो हमारे जीव मंडल यानी कि बायोस्फीयर का अनिवार्यतम भाग होता है। इसकी ऊंचाई पृथ्वी से पूछी जा रही है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 10,000 किलोमीटर है। कितनी है बेटा? 10,000 किलोमीटर है। सही जवाब केवल मुझे लगता है किसी एक गुड़िया ने दिया था, मैंने अभी उसका नाम लिया था, बाकी किसी ने सही जवाब नहीं दिया है। कितनी है इसकी ऊंचाई? इसकी ऊंचाई जो है वो 10,000 किलोमीटर है। पुस्तकों में, आपकी सारी पुस्तकों में जो है ये 10,000 किलोमीटर ही अभी चल रही है। बाकी यदि हम अपडेटेड चले, आज अगर वर्तमान समय में चले तो आज ये 33,000 किलोमीटर के आसपास हो चुकी है, ठीक है। वर्तमान समय की यदि करंट आंकड़ों के हिसाब से चले तो ये 33,000 किलोमीटर हो चुकी है। बट हम अपने पुस्तकों के हिसाब से चले, जो मौलिक पुस्तकें हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें, एनसीईआरटी है, इन सभी जगहों पे अभी भी 10,000 किलोमीटर चल रहा है। तो हम 10,000 किलोमीटर कंसीडर करेंगे, ठीक है। 10,000 किलोमीटर क्या है? इसकी पृथ्वी की सतह से जो है वो ऊंचाई है किलोमीटर के अंदर, ठीक है, याद रखेंगे। सेकंड का आंसर क्या होगा? डी होगा। अभी फर्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों ने बहुत ही फ्लॉप जवाब दिया, सेकंड क्वेश्चन उससे भी ज्यादा फ्लॉप जवाब दिया। थर्ड में थोड़ा सा एनर्जी लाइए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। चलिए तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन का मिश्रण है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का मिश्रण है 10.8%, 15.9%, 20.95% या 30.7%। वायुमंडल में ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन पूछा जा रहा है, ऑक्सीजन के मिश्रण को पूछा जा रहा है। तो ये मिश्रण कितना है? तो ये है 20.95%। कितना है? 20.95%, 20.95% है, याद रखिएगा। थर्ड नंबर का आंसर। नेक्स्ट है ये फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। वायु प्रदूषक में शामिल हैं, वायु प्रदूषक में यानी कि एयर पॉल्यूटेंट के अंदर शामिल हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड या उपरोक्त सभी। वायु प्रदूषक में शामिल हैं जो एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनके अंदर शामिल है, याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, हाइड्रोकार्बन भी है और नाइट्रोजन भी है, ठीक है।
कार्बन मोनोऑक्साइड भी, हाइड्रोकार्बन भी और नाइट्रोजन ऑक्साइड। उपरोक्त सभी क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा, जो कि ज्यादातर लोगों ने सही दिया है। तो स्टार्टिंग से लेके अभी तक ये चौथे नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के हिसाब से पहला प्रश्न है, जिसका जवाब जो है मुझे अपनी अपेक्षाओं के अनुसार आप लोगों से प्राप्त हुआ है। चले 5वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। कणिका में पदार्थों का भाग है, पार्टिकुलेट मैथड। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम कोई लड़की थी अभी मुझसे बात कर रही थी, कणिका में पदार्थ क्या होते हैं? पार्टिकुलेट मैटर्स के का भाग है पारा, सीसा, तांबा या उपरोक्त सभी। कणिका में पदार्थों का भाग है, याद रखेंगे जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं उसमें पारा भी शामिल है, शीशा भी शामिल है और तांबा भी शामिल होता है। उपरोक्त सभी क्या है? इसका सही जवाब है, जो कि आप लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने दिया। नेक्स्ट आइए 6ठे नंबर का क्वेश्चन। जल की गुणवत्ता घट जाती है, जल की गुणवत्ता घट जाती है, यानी कि जो वाटर है उसकी जो क्वालिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। कैसे होती है? तो भौतिक परिवर्तन से, फिजिकल चेंजेस से, रासायनिक परिवर्तन से यानी कि केमिकल चेंजेस से, जैविक परिवर्तन से यानी कि बायो चेंजेस से, एंड उपरोक्त सभी ऑल अबव इसको मानेंगे। ठीक है, चले, जल की गुणवत्ता घट जाती है, जो वाटर है उसकी क्वालिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। याद रखिएगा, भौतिक परिवर्तन से भी डिक्रीज होती है, रासायनिक से भी होती है और उसमें किसी भी प्रकार का जैविक परिवर्तन यदि आता है तो भी डिक्रीज होती है। उपरोक्त सभी क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट आइए 7वें नंबर का क्वेश्चन। जल प्रदूषण का भाग है, जल प्रदूषण यानी कि वाटर पोल्यूशन का भाग है नदी जल, झील जल, भूमिगत जल या उपरोक्त सभी। जल प्रदूषण का भाग है, ठीक है, वाटर पोल्यूशन का भाग जो है वो कहा जाता है सो रिवर वाटर है, झील का जल भी है, भूमिगत जल जो कि अंडरग्राउंड वाटर है वो भी है। इस प्रकार से उपरोक्त क्या है? सही है। उपरोक्त क्या है? ये तीनों ही जो है वो सही है। नेक्स्ट आइए 8वें क्वेश्चन पे। सामयिक जल प्रदूषक है, सामयिक जल प्रदूषक है वर्षा, आंधी, बाढ़ या उपरोक्त सभी। देखिए, सामयिक, सामयिक जल प्रदूषक, ठीक है, सामयिक से तात्पर्य है एक समय के अनुसार। सामयिक से तात्पर्य क्या है? कि पूरे टाइम यानी कि ऑल द टाइम वो चीज नहीं है, एक समय के अनुसार जो है इस तरीके के प्रदूषक जो है हमें देखने को मिलते हैं पर्यावरण के अंदर और वो कहीं ना कहीं प्रदूषण फैलाते हैं। तो जैसे वर्षा है, वर्षा जो है वो क्या है? सामयिक है, एक सीजन होता है टाइम पीरियड के अंदर, पर्टिकुलरली जो है पूरे 12 महीने वर्षा तो नहीं होती रहती है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर वर्षा हो रही है और कहीं ना कहीं वर्षा के साथ, वर्षा जहाँ पे हो रही है तो यदि तीव्र गति से हो रही है तो जो भूमि है, भूमि के अंदर कहीं ना कहीं वो जल स्रोतों के द्वारा या जैसे भी है वो यदि पेनिट्रेट हो रही है, अंदर जा रही है, यदि भूमि जो है उसको एब्सॉर्ब कर रही है और उसके साथ साथ कई ऐसे मेटल्स है जो उसके अंदर वो लेकर के जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रदूषण की संभावनाएं बनती हैं। ठीक उसी तरीके से आंधी की बात करते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे सामयिक रूप से जो है, ये रोज रोज तो आंधी आती नहीं है, पर्टिकुलर कोई टाइम तो बंधा नहीं है कि हाँ जी रोज 5 बजे जो है वो आंधी आएगी, सब अपने अपने कमरे में बंद हो जाओ, आधे घंटे के लिए रहेगी, आधे घंटे के बाद उठ करके देख लेना कि क्या क्या लॉस हुए। तो ऐसा नहीं है ना, सामयिक होता है, कई बार जो है वो समय के अनुसार आ जाता है, हमेशा रोज रोज नहीं आता है। बट आंधी आती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहुत सारे ऐसे जो वस्तुएं हैं, सामान है, मेटल्स है, जो कहीं ना कहीं अपने साथ हवा के द्वारा जो है वो लेके जाती है, जिससे आगे चल के वायु का प्रदूषण भी संभव होता है, जल प्रदूषण भी इससे संभव होता है और मृदा प्रदूषण भी संभव होता है। बाढ़ भी सेम वही सिचुएशन है, पानी यदि बढ़ जाता है, चाहे हम रीजन वर्षा का रखें, चाहे कैसी भी रखें, चाहे हम आइस मेल्टिंग का रखें, कैसी भी रखें, लेकिन बाढ़ आता है तो एक स्थान से बहुत सारे ऐसे तत्वों को लेकर के प्रवाहित करते हुए दूसरे स्थान पे पहुंचता है, कुछ जगहों से कुछ छोड़ते हुए चलता है, कुछ जगहों से लेकर के चलता है। तो ये क्या करता है? ये जगह जगह जो है ये एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है वो कहीं ना कहीं करता रहता है। तो इस तरीके से प्रदूषक के रूप में जो है वर्षा भी शामिल है, आंधी भी शामिल है और बाढ़ भी शामिल है। उपरोक्त सभी क्या है? इसका सही जवाब है। नेक्स्ट आइए 9वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, डैश है, द्वारा प्रदूषित जल के उपयोग से मिनीमाटा रोग होता है। ठीक है, शीशे के प्रयोग से, पारा के प्रयोग से, तांबा के प्रयोग से और उपरोक्त सभी से। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन आपके सामने है, डैश 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 द्वारा प्रदूषित जल के उपयोग से मिनीमाटा रोग हो जाता है। ठीक है, मिनीमाटा को यदि देखा जाए, देखिए यदि मिनीमाटा के कंसर्न में हम लोग जाएं, हम लोग पहुंचे यदि जापान, ठीक है, तो जापान में एक स्थान है मिनीमाटा की पहाड़ी। ठीक है, क्या है?
मिनीमाटा की पहाड़ी, इस पहाड़ी से कुछ पर्टिकुलेट मैटर्स जो है वो कहीं ना कहीं अलग हुए और इनको वहाँ के कुछ जानवरों ने खाया और खाने के बाद जो है उनको इस बीमारी उनको जो है कहीं ना कहीं इस तरह की बीमारी हुई और आगे चल के जो है ये फैलते फैलते मानव के अंदर भी जो है वो आ गई और मानव को भी ये रोग होने लगा। तो ये किसके कारण हो गई? तो ये जो पहाड़ी है बेसिकली जो है ये एक तरीके से पारा पहाड़ी भी इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको पारा की पहाड़ी भी कहीं ना कहीं बोलते हैं। तो जब ये रोग जो है वो आया तो इस रोग को कहीं ना कहीं इसी पारा से या उसके प्रदूषण से जो है कहीं ना कहीं पारा के द्वारा प्रदूषण से जो रोग हुआ तो इसी रीजन के कारण जो है इस रोग को मिनीमाटा नाम जो है वो दिया गया, ठीक है, इसको क्या दिया गया? मिनीमाटा नाम दिया गया। रीजन क्या था मैंने आपको बता दिया। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पारा, याद रखेंगे। 10वें नंबर पे आते हैं। भारत सरकार द्वारा, बिल्कुल फैक्ट आधारित प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषक नियंत्रण अधिनियम, याद रखेंगे, जल प्रदूषक नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? बताएंगे 1970 में, 1972 में, 1974 में, 1975 में, 1970, 1972, 74 और 75। सरकार द्वारा जल प्रदूषक नियंत्रण अधिनियम, ठीक है ना, जल प्रदूषण वाटर पोल्यूशन कंट्रोल नियम अधिनियम, एक तरीके से रूल के हिसाब से चलेंगे, एक्ट के हिसाब से चलेंगे। कब पारित किया गया? तो देखें आप 1974 में। कब पारित किया गया है यह अधिनियम? कब पारित किया गया है भारत सरकार के द्वारा? तो सन 1974 में पारित किया गया। नेक्स्ट आइए 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर का क्वेश्चन कथन कारण वाला है, बहुत आराम से पढ़ेंगे, इत्मीनान से पढ़ेंगे और उसके बाद आंसर देंगे, ठीक है, आराम से पढ़िए, इत्मीनान से देखिए और उसके बाद आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। कथन है, जब तेल समुद्र में फैलता है तो पानी की सतह पर एक पतली परत बन जाती है जिसे तेल परत यानी कि ऑयल सिल्क के नाम से, स्लिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कारण कहा जा रहा है इसके बारे में, पृथ्वी के लगभग 95% भाग पर समुद्र विकसित है, ठीक है। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही तथा आर गलत है, ए गलत तथा आर सही है। देखिए कथन है, जब तेल समुद्र में फैलता है, ठीक है, तो पानी की जो सतह है, जो वाटर की सतह है, उस सतह पे जो है एक पतली सी परत यानी कि एक बहुत ही पतली सी जो है वो क्या हो जाती है, लेयर बन जाती है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? तेल परत यानी कि ऑयल स्लिक के नाम से जानते हैं। कथन क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। कथन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। कारण की बात करते हैं। कारण में कहा जा रहा है पृथ्वी के लगभग 95% भाग पर समुद्र विस्तृत है, जो कि क्या है? गलत है। अगर 95% भाग पे समुद्र ही विकसित है तो फिर हम कहाँ हैं? हम जैसे लोग जहाँ पे खड़े हैं, स्थल भाग जो है ये कहाँ है, कितना है? ये 95% नहीं है। पृथ्वी के लगभग यदि हम मान के चलें तो 70, कहीं पे 71, कहीं पे 71 पॉइंट समथिंग, कहीं 72, ये मान के चलें तो 72 73% आपको अलग अलग पुस्तकों में मिल जाएगा। भाग पर क्या है? समुद्र का विस्तार पाया जाता है। तो आर क्या है? गलत है। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ये क्या हो गया? गलत हो गया। व्याख्या नहीं, ये भी गलत हो गया। ए सही तथा आर गलत। सी ऑप्शन क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जिन्होंने पढ़ करके बढ़िया से जवाब दिया, सी ऑप्शन जो है जिन्होंने रखा है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां। जिन्होंने सी नहीं रखा है कृपा करके आप देखें कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ आपसे चूक हो रही है, ठीक है। चलें 12 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। मृदा का प्रदूषण होता है, मृदा का प्रदूषण होता है यानी कि सॉइल पोल्यूशन होता है खनन कार्यों से, कृषि प्रणाली और अपशिष्ट से, नगरीय अपशिष्ट से, उपरोक्त सभी से। बहुत चले, मृदा का प्रदूषण होता है, मृदा का प्रदूषण होता है, हमारी सॉइल जो है वो पोल्यूटेड होती है। कैसे होती है? विभिन्न प्रकार के जो खनन कार्य हम लोग करते रहते हैं, जगह जगह खुदाई के कार्य होते हैं, उनसे होती है। कृषि प्रणाली और उससे निकलने वाले जो अपशिष्ट होते हैं कहीं ना कहीं उनसे भी होती है। और नगरों से जो निकलने वाले अपशिष्ट हैं उनसे भी हमारी मृदा क्या होती है? डे बाई डे पोल्यूटेड होती जा रही है, प्रदूषित होती जा रही है। उपरोक्त सभी क्या होगा? इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा। नेक्स्ट आइए 13 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है। देखेंगे 1 नंबर है, कीटनाशक रसायनों के प्रयोग को अति सीमित कर समन्वित कीट प्रबंध, याद रखेंगे, समन्वित कीट प्रबंध से मृदा प्रदूषण समाप्त हो जाएगा। दूसरा है, पृथ्वी के हरित आवरण में वृद्धि से
मृदा प्रदूषण समाप्त हो जाएगा। अब इसमें से पूछा जा रहा है ना कौन सा सत्य है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक तथा दो दोनों सही हैं, या इनमें से कोई नहीं सही है। कीटनाशक रसायनों के प्रयोग को, कीटनाशक रसायनों के प्रयोग को यदि हम थोड़ा सा सीमित कर दें, अति सीमित कर दें, थोड़ा सा नहीं ज्यादा ही कर दें, सीमित कर दें। सीमित करने से तात्पर्य क्या है, यहाँ पे आगे दिया हुआ है समन्वित कीट प्रबंध के द्वारा इसको हम लोग मैनेज करें, यानी कि जो एक तरह के जो है जो कीटनाशक हैं उनको एक साथ ही मिला करके एक बार में ही हम क्या करें, उसका प्रयोग करके जो है वो डालें, तो बार बार कहीं ना कहीं जो है जो भूक्षरण है या इस तरह के जो मृदा के अंदर जो कमियां पाई जा रही हैं वो कहीं ना कहीं कम रहेंगी, याद रखिएगा। तो मृदा जो है वो प्रदूषण समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे शब्द क्या लिखा हुआ है, मृदा प्रदूषण समाप्त हो जाएगा, मृदा प्रदूषण समाप्त हो जाएगा यदि हम लोग जो कीटनाशक है उसको अति सीमित कर दें या उसको इंटीग्रेटेड कर दें, यानी कि समन्वित कीटनाशक का प्रयोग करने लगे। तो क्या हम लोग कीटनाशक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, अति कम कर दिया तो क्या प्रयोग समाप्त कर दिया हमने उसका, यदि हमने उसको इंटीग्रेटेड कर दिया तो क्या प्रयोग समाप्त कर दिया। यहाँ पे भी इस जगह पे भी हम प्रयोग कर ही रहे हैं, इस जगह पे भी हम प्रयोग कर ही रहे हैं। तो जब प्रयोग हम कर ही रहे हैं कीटनाशक का, तो हम कैसे इस शब्द को मान लें कि ये जो मृदा प्रदूषण है ये समाप्त हो जाएगा। ये समाप्त नहीं होगा, याद रखिएगा, कल को आगे चल के ये कम हो जाएगा। मृदा प्रदूषण के अंदर कमी आ सकती है, समाप्त नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम अति सीमित मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं। शब्द के अंदर ही लिखा है, सेंटेंस के अंदर ही लिखा है कि हम अति कम मात्रा में प्रयोग करें या उसको इंटीग्रेटेड रूप में प्रयोग कर रहे हैं, समन्वित रूप में प्रयोग करें। बट प्रयोग तो कर ही रहे हैं, तो प्रयोग कर रहे हैं तो मृदा पे इसका प्रभाव तो देखने को मिलेगा, समाप्त तो कतई नहीं होगा ये। दूसरा देखिए, पृथ्वी के हरित आवरण में वृद्धि से, पृथ्वी का जो आवरण है, जो हम लोग सतह भूमंडल की बात करते हैं, यदि हम लोग इस पे जो है कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा यदि हरित कर देते हैं तो हरित करने से मृदा प्रदूषण समाप्त हो जाएगा। कैसे समाप्त हो जाएगा? आप हरित कर रहे हैं, आप हरित करेंगे, खुदाई करेंगे, उसमें खाद डालेंगे, उसमें कीटनाशक भी प्रयोग में लेंगे। हरित करने में हम केवल पेड़ ही थोड़ी लगा रहे हैं, हम पौधे भी लगा सकते हैं, हम फसलें भी उगा सकते हैं, हम सारे ही काम कर रहे हैं। तो ये जब हम इन सब तथ्यों का प्रयोग कर रहे हैं और अलग अलग मिट्टी, अलग अलग जो जगहों की सॉइल है, हर जगह पे जो है ये आवरण जो है ग्रीन हो भी नहीं सकता है, ठीक है ना। एवरीवेयर हम पूरे आवरण को ग्रीन कर ही नहीं सकते। पठारी एरिया है, पहाड़ी एरिया है, तो जो पृथ्वी का आवरण है वो पृथ्वी का आवरण हम हरित जो है उस तरीके से तो कर ही नहीं सकते हैं। और हम कह रहे हैं कि इसकी यदि हम लोग वृद्धि कर दें तो मृदा प्रदूषण समाप्त हो जाएगा। तो याद रखिएगा, यहां पे भी ये समाप्त नहीं होगा, इन प्रयासों से मृदा प्रदूषण कम हो सकता है। याद रखिएगा, क्या हो सकता है? कम हो सकता है, समाप्त नहीं हो सकता है। यहां भी शब्द समाप्त प्रयोग में लिया गया है, यहां भी शब्द समाप्त प्रयोग में लिया गया है। तो यहां पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। याद रखिएगा, कौन सा कथन सत्य है? तो ना तो फर्स्ट सत्य है, ना तो सेकंड सत्य है। डी आंसर क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। डी आंसर इस प्रश्न का सही जवाब है। जिसने भी डी आंसर दिया था, मेरी तरफ से ये गोल सा प्यारा सा जो है एक स्माइली, ये लॉलीपॉप हो गया उसको मेरी तरफ से, ठीक है। बहुत कम लोगों ने, मैंने कुछ 2-3 नाम लिए थे डी ऑप्शन के लिए, तो जिन्होंने भी दिया था लॉलीपॉप फ्रॉम माय साइड टू यू, ठीक है। चले, हम लोग 13 नंबर के क्वेश्चन पे थे, 14 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। देखें, डैश 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 सामान्य मापन की इकाई को डेसिबल यानी कि डीबी कहते हैं। किसके मापन की इकाई को? वायु के, जल के, ध्वनि के या उपरोक्त सभी के। सामान्य मापन की इकाई जो कि डेसिबल हम लोग प्रयोग में लेते हैं, किसकी है? तो याद रखेंगे ध्वनि की है। किसकी है? ध्वनि की है। ध्वनि की सामान्य मापन की इकाई को हम क्या कहते हैं? डेसिबल, जिसको हम लोग डीबी से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट आइए 15 नंबर का क्वेश्चन। शोर का मानव जीवन पर प्रभाव होता है। क्या प्रभाव पड़ता है? मानव चिढ़ता है, चिंता करता है, तनाव युक्त रहता है या उपरोक्त सभी। शोर का मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है। मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत तेज यदि शोर होता है तो बहुत तेज चिढ़ मचती है, भौं तन जाती हैं, आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं, गोल गोल होकर के बाहर आ जाती हैं। व्यक्ति क्या करता है? चिढ़ने लगता है। व्यक्ति क्या करता है? चिढ़ने लगता है। चिढ़ता नहीं है तो जो बिल्कुल शांत प्रवृत्ति वाला है वो चुपचाप से एक जगह यूं बैठ करके ऐसे 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 फिर वो सोचने लगता है कि सुबह इतने बजे जाना है, इतने बजे उठना भी है, मेरा टाइम यहाँ खराब हो रहा है, ये वो क्या हो जाता है?
चिंता करने लगता है, और जब चिंता करता है तो उससे तनाव ऑटोमेटिक उसके पास उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, शोर मानव जीवन पर प्रभाव डालता है, चिढ़ता भी है व्यक्ति, चिंता भी करता है और तनाव युक्त भी हो जाता है। उपरोक्त सभी क्या है इस प्रश्न का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण होता है वाहनों से, लाउडस्पीकर से, वनों से या उपरोक्त सभी से? ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण किससे होता है? लाउड स्पीकर्स से। लाउड स्पीकर्स में जो ध्वनियां निकलती हैं एक पर्टिकुलर डेसिबल तक जो है वो एक्सेप्टेबल है, जो हमारे कानों के लिए सही होती हैं, लेकिन यदि वो उसके ऊपर हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं ये हमें, मानव को जो है वो प्रभावित करती हैं, उसकी सुनने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। और सुनने की क्षमता के साथ साथ याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था ना, तनाव में व्यक्ति आ जाता है और व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाता है, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग स्वभाव हो जाता है, तो स्वभाव में भी परिवर्तन होता है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पौधे वायुमंडल का शुद्धिकरण करते हैं, कैसे करते हैं? नाइट्रोजन के द्वारा करते हैं, ऑक्सीजन के द्वारा करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा करते हैं या पानी के द्वारा करते हैं? पौधे वायुमंडल का शुद्धिकरण करते हैं, कैसे करते हैं? तो ऑक्सीजन के द्वारा करते हैं। कैसे करते हैं? ऑक्सीजन के द्वारा करते हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड भी बताया है, तो याद रखिएगा ये गलत है। ऑक्सीजन के द्वारा जो है पौधे वायुमंडल का शुद्धिकरण करते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भूमि का क्षरण रोका जा सकता है। भूमि का क्षरण रोका जा सकता है सीढ़ीदार खेती के द्वारा, पट्टीदार खेती के द्वारा, रासायनिक खादों के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। भूमि का क्षरण हम कैसे रोक सकते हैं? हम जो सीढ़ीदार खेती होती है, जो स्टेपी फॉर्म जो होता है, कहीं ना कहीं यदि हम उसको अपनाते हैं तो उनसे जो है हम भूमि का क्षरण रोक सकते हैं। जबकि पट्टीदार खेती के अंदर जो है कहीं ना कहीं इसका क्षरण कंपैरेटिवली, इसके कंपैरिजन में देखें तो होता है। रासायनिक खाद यदि डालते हैं तो भूमि का क्षरण जो है वो देखा जाता है, और इनमें से कोई नहीं इसलिए नहीं होगा क्योंकि सीढ़ीदार क्या है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आइए 20 नंबर क्वेश्चन पे। पर्यावरण का अर्थ है, पर्यावरण का अर्थ है शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध मृदा या इनमें से कोई नहीं। पर्यावरण का अर्थ है, पर्यावरण का अर्थ है, देखो अगर ऐसा लिखा होता पर्यावरण में शामिल है, ठीक है, यदि हम बोलते हैं कि पर्यावरण में शामिल है और यहाँ पे ऑप्शन उपरोक्त सभी होता, उपरोक्त सभी होता, तो ये जो आंसर आप लोग डी दे रहे हैं ना, ये क्या होता? करेक्ट होता। लेकिन ना शामिल पूछा गया है ना उपरोक्त सभी पूछा गया है, पूछा गया है पर्यावरण का अर्थ है, तो शुद्ध वायु कदापि पर्यावरण का अर्थ नहीं होता है। ठीक है, पर्यावरण का एक भाग है, पर्यावरण का एक भाग है वायु, वो भी शुद्ध अशुद्ध जो भी है पर्यावरण का भाग है। शुद्ध जल भाग है उसका, लेकिन पर्यावरण नहीं है, वो याद रखेंगे। शुद्ध मृदा भाग है उसका, वो पर्यावरण नहीं है, याद रखेंगे। पर्यावरण का अर्थ यदि पूछा जा रहा है, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कुछ भी नहीं होगा। पर्यावरण का जो अर्थ है वो क्या होता है? परि प्लस आवरण। शाब्दिक अर्थ पे जाएंगे तो परि प्लस आवरण, यानी कि सब तरफ से जो है जो प्राकृतिक और भौतिक जो तत्व हैं हमारे, उनके साथ साथ जो जीव जंतु मानव है, वो कहीं ना कहीं एक आवरण से सुरक्षित होता है। वो आवरण ही हमारा पर्यावरण होता है। ठीक है, वो क्या होता है? पर्यावरण होता है। तो शाब्दिक अर्थ पे जाए तो ये शाब्दिक अर्थ होता है, कदापि शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध मृदा। यदि इंडिविजुअली हम लोग लेकर के चले तो इंडिविजुअली ऑप्शन वाइज यहाँ पे टिक करना है, तो ये नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं आपको चूज करना है। डी ऑप्शन 20वें क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट आइए 21वें नंबर का आंसर बताएंगे। वनों को काटने का क्या परिणाम होता है? वन यदि कट जाते हैं, काटते हैं हम लोग, तो उसका क्या परिणाम होता है? लकड़ी नहीं मिलती है, वायुमंडल में धुंध छा जाती है, जल में दोष हो जाता है, पारिस्थितिकी असंतुलन हो जाता है। वनों को काटने का क्या परिणाम होता है? लकड़ी नहीं मिलती, लकड़ी नहीं मिलती। वनों को काटेंगे तो लकड़ी तो मिलेगी ना। वायुमंडल में धुंध छा जाता है, धुंध जो है वो वन को काटने से नहीं होता है। ठीक है, जल में दोष हो जाता है, तो वनों को काटने से जल से क्या लेना देना है? पारिस्थितिकी असंतुलन हो जाता है, पारिस्थितिकी असंतुलन होता है। जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाता है, वो असंतुलित हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हम लोग जो प्राथमिक हमारे हम लोग जो है जो प्राथमिक उत्पादक हैं, प्राथमिक उत्पादक यानी कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, उनमें हम
पौधों को लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और जो ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं वो कहीं ना कहीं इनको प्रयोग में लेते हैं। देन प्राथमिक उपभोक्ताओं को द्वितीय उपभोक्ता, और उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता, एंड देन वापस जो तृतीयक, ये तीनों ही जो उपभोक्ता हैं वापस अपघटित होते हैं, कहीं ना कहीं डिकम्पोज होते हैं, वापस जो है उन्हीं के कुछ तत्वों को पुनः जो है ये पौधे प्राप्त करते हैं, अपने आप खुद जो है अपना स्वयं भोजन बनाते हैं, ठीक है, अपने लिए खुद जो है ये प्रोड्यूसर के रूप में है। देन उसके बाद ये श्रृंखला जो है वो कहीं ना कहीं हमारे जो पर्यावरणीय जो परिस्थिति है उसके अंदर जो है ये श्रृंखला चलती रहती है, फूड चेन जो है वो चलता रहता है। तो यदि हम इन वनों को ही काट देते हैं, यदि वन ही कट जाते हैं, तो जो संतुलन है, पारिस्थितिकी का जो संतुलन है, जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं जो है वो सामान्य से डिसबैलेंस होता हुआ नजर आ जाएगा, वो असंतुलित होता हुआ नजर आएगा। डी ऑप्शन क्या होगा इस प्रश्न के लिए, 21 नंबर प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 22 नंबर का क्वेश्चन। जीवन के लिए सर्वाधिक आवश्यक है वायु, जल, वनस्पति, इनमें से कोई नहीं। देखें, यदि ऐसा पूछा जाता जीवन के लिए केवल आवश्यक यदि पूछा जाता है, ठीक है ना, तो केवल आवश्यक यदि आता तो आवश्यक तो वायु भी है, आवश्यक तो जल भी है, और आवश्यक वनस्पति भी है, ठीक है। लेकिन इन तीनों के होते हुए भी यहाँ पे इनमें से कोई नहीं लिखा है, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे दूसरे हाथ पे आएंगे तो क्वेश्चन को थोड़ा और पढ़ें। यहाँ पे पूछा गया है सर्वाधिक आवश्यक है, ठीक है, सर्वाधिक आवश्यक है। तो सर्वाधिक आवश्यक की बात करें तो यदि वनस्पतियां नहीं हैं, यदि हमारे आसपास जो है वो वनस्पतियां नहीं हैं, जल की उपलब्धता है और वायु यदि है वहां पे, तो कुछ टाइम के लिए हम क्या करते हैं, अपने लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। वनस्पति के साथ यदि कुछ जल है तो कुछ टाइम के लिए हम सरवाइव और कर सकते हैं। यदि वनस्पति और जल के साथ जो है यदि वायु नहीं है, याद रखिएगा, तो हम कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। वायु तो यदि है नहीं तो हम कुछ टाइम के लिए भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले यदि देखें हम लोग तो वायु की अनिवार्यता है, वायु के पश्चात जल। यदि इंस्टेंटली नहीं है, थोड़े टाइम बाद भी पानी पिएंगे तो भी हमारी सांसें चल सकती हैं। लेकिन यदि वायु नहीं है, यदि हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं, यदि श्वास में कमी आ रही है, तो फिर सारा खेल ही हमारे जीवन का श्वास से ही होता है। श्वास बंद, जीवन बंद, खत्म कहानी, ठीक है। तो सर्वाधिक आवश्यक, तो याद रखेंगे जीवन के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या होती है, वायु होती है। नेक्स्ट आइए 23 नंबर का क्वेश्चन। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं मनुष्य, कीट पतंग, वन्य जीव जंतु तथा पेड़ पौधे। देखें, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन, जब हम प्रकृति की बात करते हैं, जब हम लोग नेचर की बात करते हैं, तो प्रकृति के अंदर जो ऑक्सीजन का संतुलन है वो कौन बना करके रखते हैं, याद रखेंगे पेड़ पौधे। चक्र आपको पता है, मनुष्य जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, पौधे क्या करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, एंड उसको जो है कहीं ना कहीं सूर्य के प्रकाश और अपने पर्णहरिम और सॉइल का प्रयोग करके, मृदा से जो है जो उनको मिलता है, जो फूड उनको मिल रहा है उसका प्रयोग करके कहीं ना कहीं जो मृदा है, मृदा से जो है वो जल प्राप्त करते हैं, और इन सब के संयोग से जो है वो अपना फूड बनाते हैं, एंड देन उसको बाद बना करके वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हमारे लिए छोड़ते हैं, जिसको पुनः हम ग्रहण करते हैं। तो इस तरीके से जो प्रकृति का हमारा संतुलन है ऑक्सीजन को लेकर के, वो क्या होता है, मेंटेन रहता है। पेड़ पौधे इसका करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दूषित जल पीने से होने वाला रोग है पेचिस, पीलिया, हैजा, उपरोक्त सभी। बहुत आसान सवाल है। दूषित जल पीने से होने वाला रोग है, याद रखेंगे कौन सा रोग है, पेचिस है, पीलिया है, हैजा है, उपरोक्त सभी क्या होगा, सही जवाब होगा। खूब अच्छे से हम लोगों ने काफी अच्छे से जो है जब हमने वायु जनित बीमारियां, दूषित वायु जनित बीमारी, सॉरी दूषित जल जनित बीमारियां हमने पढ़ी थी, उसके अंदर बहुत डिटेल में पढ़ा है और इससे एमसीक्यू भी खूब अच्छे से हमने किए हैं। और आज के इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है आपके सामने, 25 नंबर का क्वेश्चन है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, कारखानों की चिमनियों के धुएं से प्रदूषण होता है, कैसा प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण होता है, या जलीय प्रदूषण होता है। से निकलने वाला जो धुआं है, कारखाने की चिमनियों से जो धुआं निकलता है, उससे होने वाला प्रदूषण कैसा है, तो चाहे कारखाने से निकले, चाहे हमारे आग सुलगाने से निकले, चाहे हमारे खाना बनाने से निकले, चूल्हे से निकले, कैसे भी निकले, कोई सा भी धुआं निकल रहा है, उसका कंसर्न जो है वो कौन से प्रदूषण से, याद रखिएगा वायु प्रदूषण से होता है। इस प्रकार से आज के
प्रैक्टिस सेट में हमने एक ही टॉपिक लिया था, पर्यावरण और उससे होने वाले प्रदूषण। इससे संबंधित हमने कुल 25 प्रश्नों को करने का प्रयास किया। प्रश्न थोड़े से घुमाने वाले भी थे, थोड़े अलग तरीके से आपके सामने रखे भी गए हैं, हालांकि उनमें फैक्ट और कंसेप्ट दोनों ही समाहित हैं। यदि अच्छी तरीके से आप इन 25 प्रश्नों को कायदे से तैयार करेंगे तो मुझे लगता है ये टॉपिक आपका और बेहतर तैयार हो सकता है। हालांकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी क्योंकि कॉमन टॉपिक है, ये कोई रेयर टॉपिक नहीं है, कॉमन टॉपिक है। हर कोई इसको कहीं ना कहीं किसी न किसी कोर्स के अंदर पढ़ता है, भले ही जीके भी यदि आप पढ़ रहे हैं तो भी ये टॉपिक आपका ऑलमोस्ट आपका तैयार होता है। यदि सब्जेक्ट से नहीं है तो भी, सब्जेक्ट में है तो भी, ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है और ये तैयार होना भी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी कई प्रश्न ऐसे थे जो आपको अलग तरीके से पूछने पे हो सकता है आपको विचलित कर गए हों, लेकिन विचलित होने की जरूरत नहीं है। अपनी तैयारी को आप वैसी ही सहजता से रखिए। जहां प्रश्न घुमावदार थे, आपको बताने की कोशिश की गई है कि प्रश्न यदि ऐसे पूछे जाए तो यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी प्रश्न को कभी नहीं छोड़ेंगे, आप अच्छे से उसको आराम से कर पाएंगे।